Hello students, in this video let us begin with the new topic integrations. Students, actually integration का मीनिंग होता है ऐड करना. आप जानते हैं कि एडिशन के लिए अक्सर ये वाला नोटेशन आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में जब मीन मीडियन वगैरह स्टडी किया था तो इस नोटेशन के बारे में पढ़ा था. ये वाला जो नोटेशन होता है ये यूज़ होता है डिस्क्रीट वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए. दिस इज़ यूज टू ऐड डिस्क्रीट वैल्यूज़. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज़? तो एक बार मैंने मेरे फिजिक्स के वीडियो में पहले भी समझाया था. डिस्क्रीट वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती है जो कंटिन्यूस नहीं होती है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं बच्चों कि जूता शूज़ जो होते हैं उसकी साइज़ जो होती है ना वो कैसी होती है. तो फॉर एग्जांपल 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर के जूते होते हैं, 8 नंबर के होते हैं, 7 नंबर के होते हैं. लेकिन 6.1 साइज़ थोड़ी मिलेगा आपको, 6.2 साइज़, 7.3 साइज़ नहीं मिलता है ऐसा. लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर जो होता है वो कुछ भी हो सकता है. 31.7 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 31.79 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. तो वो हो गई कंटिन्यूस वैल्यूज़. तो ये जो नोटेशन है सिग्मा हम इसको बोलते हैं. दिस नोटेशन इज कॉल्ड एज सिग्मा. इट इज़ यूज टू ऐड डिस्क्रीट वैल्यूज़. But if we have continuous values, then we use this symbol. The symbol is called as integrations, and that we use to add continuous values. अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया डिस्क्रीट वैल्यूज़ वो होती है जिसमें दो वैल्यूज़ के बीच में कोई और वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है. जैसे अभी फॉर मैंने शूज़ का जो एग्जांपल दिया था कि शूज़ की दो साइज़ होती है 7 और 8, तो उसके बीच में कोई साइज़ पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आपको पता है 20 डिग्रीज़ और 30 डिग्रीज़ के बीच में बहुत सारी और वैल्यूज़, इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है. तो उनको कंटिन्यूस वैल्यूज़ बोलते हैं. कंटिन्यूस वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का नोटेशन यूज़ करते हैं. तो याद रखो इंटीग्रेशन का बेसिक यूज़ जो है वो एडिशन का ही है. अब इंटीग्रेशन जो है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव. क्यों एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, ये डेरिवेटिव्स का ऑपोजिट है. इट इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव बिकॉज इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स. स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. You have two types of integrations. You have definite integrals and you have indefinite integrals. Definite integrals and indefinite integrals. ये जो definite integrals होते हैं उसमें लिमिट्स होते हैं और indefinite integrals में लिमिट्स दिए नहीं होते हैं. नो लिमिट्स आर गिवन. डेफिनिट में लिमिट्स दिए होते हैं, इनडेफिनिट में लिमिट्स दिए नहीं होते हैं. इसको ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रल ऑफ फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो ये ए और बी जो है वो लिमिट्स है और इसमें सिर्फ हम ऐसा लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये सिंबल जो है एस के जैसा दिखता है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है. अभी देखो इसका जो आंसर होता है ना, डेफिनिट का आंसर जो होता है उस आंसर में हम पीछे कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, नो कांस्टेंट. लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस में जो आंसर होता है उसमें हमेशा हम कांस्टेंट लिखते हैं. ऑलवेज राइट कांस्टेंट. ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. यूजुअली हम इसको डिनोट करते हैं सी. तो ये दो टाइप के डेफिनेशन से फिर से एक बार रिवाइज कर लूँ. डेफिनिट, इनडेफिनिट. डेफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट्स नहीं होते हैं, लिमिट्स होते हैं. इनडेफिनिट में लिमिट्स दिए नहीं होते हैं. डेफिनिट लिखने का ये तरीका है, हम लिमिट्स लिखते हैं ए टू बी. इनडेफिनिट लिखने का ये तरीका है, लिमिट्स नहीं लिखते हैं. इसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं लिखते हैं आंसर में और इसमें फाइनल आंसर में हम कांस्टेंट लिखते हैं. अब इसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. चलो लेट अस गो अहेड. स्टूडेंट्स, ये ग्राफ देखो आपके सामने ये जो स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई कर्व है.
किसी भी फंक्शन को हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्व है और ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डिनोट करता है। अब बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी कर्व जो होता है, मान लो उसके ऊपर मैं कोई 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ ए एंड बी। तो अगर मैं ए पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस पर और बी पर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस पर, तो मुझे एक क्लोज्ड रीजन मिल जाता है। अगर इस क्लोज्ड रीजन का हमें एरिया ढूंढना है, ये क्लोज्ड रीजन का एरिया हमें ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? ये वाला एरिया ढूंढना है। अब ये कोई प्रॉपर शेप तो नहीं है, ये कोई रेक्टेंगल स्क्वायर ऐसा कोई शेप तो नहीं है, कैसे ढूंढेंगे इसका एरिया? तो बड़ा आसान तरीका है, एक काम करेंगे, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। तो A से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट मी कॉल इट एज M। तो मुझे ये एक छोटा सा स्क्वायर मिल गया। और अगर मैं ये बोल दूँ कि ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो एरिया है AMPQ, वो इस पूरे कर्व के नीचे का एरिया है, तो चलेगा? आप बोलोगे नहीं चलेगा सर, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये वाला एरिया कंसीडर नहीं किया है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा एक पॉइंट ले लेता हूँ C और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल ऐसा है, एक रेक्टेंगल ऐसा है। अब देखो मैं ये एरिया ढूंढता हूँ, ये एरिया ढूंढता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना दूसरा, क्योंकि ये मैं एरिया ढूंढूँ कैसे? अब मेरा ये 2 एरिया को मैं अगर ऐड कर दूँ तो मुझे जो आंसर आएगा वो ज़्यादा नियर टू एक्यूरेसी होगा। थोड़ा एरर होगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी भी मैंने ये दोनों रीजन्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो आप सोचोगे कि चलो एक काम करते हैं, थोड़े और पॉइंट्स ले लेते हैं। मैंने और कुछ पॉइंट्स ले लिए D, E और यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और अब देखो ये रीजन और ये रीजन, अब अगर मैं ये रीजन और ये रीजन को कंसीडर कर दूं तो अब हमको जो एरिया मिलेगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब बस इतना सा रीजन बाकी रह गया है, तो क्या करना चाहिए इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए? और थोड़े परपेंडिकुलर्स ले लेंगे। तो ये मैंने और परपेंडिकुलर्स ले लिए। आपको एक बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं छोटे छोटे एरियाज बना रहा हूँ और उनको ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ ना मैं। और अगर मैं ऐड करता हूँ तो हो गया ना वो इंटीग्रेशन। अब देखो हमारा जो एरिया है वो ज़्यादा क्लोजर टू एक्यूरेसी आ गया। दिस इज़ नाउ मोर क्लोजर टू एक्यूरेसी। नाउ आवर एरिया इज़ मोर एक्यूरेट। Like this, if I go on taking infinite points, then I am able to get more accurate area. But when I am taking infinite points, what is happening? This entire structure is becoming continuous. And when it is becoming continuous, it's obvious I am going to use integration. So इस तरह से integration जो है वो sum को denote करता है. In fact, integration का ये जो symbol है वो सम जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर एस, उसी में से ये इंटीग्रेशन का सिंबल आया है। सो वेल स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशंस, व्हाई इंटीग्रेशन डिनोट्स सम। लेट अस गो अहेड विथ सम मोर कंसेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटीग्रेशंस। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इंटीग्रेशंस जो होता है वो डेरिवेटिव्स का ऑपोजिट होता है। तो उसके फॉर्मूले जो है उसको हम समझेंगे, लेकिन फिर से उसके फॉर्मूलों को समझने के पहले एक काम करते हैं, पहले हम उसके फॉर्मूले लिख देते हैं। चलो इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले वी विल राइट डाउन। सो बच्चों चलो हम इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पर साइड में करूँगा और फिर यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिखूँगा। मैंने आपको अभी बताया था कि इंटीग्रेशंस जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि वो डेरिवेटिव्स का ऑपोजिट होता है। तो मुझे एक बात बताओ आप, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इक्वल टू एक्स। देखो मैंने कोई लिमिट्स नहीं लिखा है, और जब लिमिट्स नहीं लिखता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट यहाँ लिखना पड़ेगा प्लस सी। ऐसा क्यों? तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स आप ज़्यादा इसमें सोचो मत, बस ये याद रखो। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आप इसको स्टडी करोगे। Maybe sometimes when the school reopens or when we are working in the school, I may take some time to explain this to you. Right now, let us not waste our time. We will go ahead. So integral of 1 dx is x plus c. Let's take one more example. Students, if I ask you to find out the derivative of x raised to n
You know the derivative of x raised to n, nx raised to n minus 1. If I ask you to find out the derivative of x raised to n plus 1, then you will write n plus 1 x raised to n plus 1 minus 1. That means n plus 1 x raised to n. And if I ask you to find out the derivative of x raised to n plus 1 upon n plus 1, what will you do? तो देखो इसका डेरिवेटिव ये था, तो n प्लस 1 एक्स रेस टू एन अपॉन n प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिला x रेस टू n. तो देखो x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव x रेस टू n होता है, तो आई कैन से इंटीग्रल ऑफ x रेस टू n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. For example, if you want to find out integral of x raised to 3 dx, then this 3 is the value of n. So n plus 1 is 4, that means you will write x raised to 4 upon n plus 1 once again, that means upon 4 plus c. That is how you will get the answer of integral of x raised to 3. Next formula, let us go ahead. The next formula we will write down, though it is usually not considered as a formula, but let me write down. Integral of 1 upon x raised to n dx. इसका वर्किंग मैं यहाँ साइड में बता दूँ. ये 1 अपॉन एक्स रेज टू एन को आप x रेज टू माइनस एन डी एक्स लिख सकते हो. अब x रेज टू माइनस एन डी एक्स के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा x रेज टू एन प्लस 1, यानी आप लिखोगे x रेज टू माइनस एन प्लस 1 अपॉन, नीचे भी माइनस एन प्लस 1 प्लस सी. अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल देता हूँ तो मुझे मिलता है एक्स रेज टू माइनस एन माइनस 1 अपॉन, नीचे भी माइनस कॉमन निकाल दिया, एन माइनस 1 प्लस सी. अब ये पूरा टर्म जो है नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमको मिल जाएगा आंसर. मैं इधर आंसर लिख देता हूँ. ये नीचे एन माइनस 1 है, एक्स रेस टू माइनस एन माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो एक्स रेस टू प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा प्लस सी, और ये जो नेगेटिव साइन है मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, दैट इज़ माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस सी. आप ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रखते हो और सीधे सीधे इसका एप्लीकेशन कर दोगे तो भी चलेगा. फिर मैं इसके बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए भी क्लास हम इधर वीडियो में सॉल्व करेंगे. पहले सारे फॉर्मूले लिख देते हैं. लेट्स गो अहेड विद द फोर्थ फार्मूला. हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप ये तीनों फार्मूले पहले आपकी नोटबुक्स में कॉपी कर लो. आपको ये फार्मूले मेंटेन करना है, एक शीट मेंटेन करो, हमेशा काम आएगा आपको. लेट्स गो अहेड विद द फोर्थ फार्मूला. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, पता है आपको. तो हम उल्टा लिखेंगे. कॉस एक्स का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स plus c. Let's see the next formula. For that, once again let me write down the formula of derivative. आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स. तो ये माइनस साइन मैं यहाँ लगा दूँ तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल cos x होता है. मैं ऐसे लिखूंगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स. नेगेटिव साइन को हम लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हैं. सिक्स्थ फॉर्मूला, आपको पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स. तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी. लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आता है, फिर भी मैंने लिख दिया है. बाय एनी चांस अगर आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. अच्छा, आपको पता है लॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. डेरिवेटिव ऑफ लॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स. दैट मीन्स आई कैन राइट इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉन एक्स प्लस सी. देखो हर बार मैं पीछे प्लस सी लिखता हूँ, कांस्टेंट आपको अपने को लिखते रहना चाहिए क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं. फिर इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव
ए रेस टू एक्स होता है ए रेस टू एक्स लॉन ए। ये लॉन ए को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ए रेस टू एक्स अपॉन लॉन ए हो जाएगा इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स अपॉन लॉन ए इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। तो अब अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स अपॉन लॉन ए प्लस सी। नाउ I can simplify this further and write the next formula, integral of e raised to x dx is equal to e raised to x upon ln e, लेकिन ln e की वैल्यू 1 होती है तो हम ऐसे लिख देंगे सिर्फ e raised to x plus c. So that are all the main formula students. एक लास्ट फार्मूला जो जनरली फार्मूला के फॉर्म में नहीं यूज़ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर फार्मूला के फॉर्म में दे देता हूँ, आपका टाइम बचेगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अगर मैं आपको पूछूं कि डेरिवेटिव ऑफ 2 रूट एक्स क्या होगा तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, यानी 1/रूट एक्स। तो अगर मैं पूछता हूँ कि 1/रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा तो अब आपको आंसर पता होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स लिखना चाहिए 2 रूट एक्स प्लस सी। ये जो इंटीग्रल्स में हम पीछे dx लिखते हैं ना, उसका मीनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बस ये 10 फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जो आपको याद रखने हैं इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। अभी हम इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशंस के नेक्स्ट वीडियो में। सो ये 10 फॉर्मूले आपको लिखने हैं, आपको ये फॉर्मूले को याद करना है और हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशंस के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। प्लीज़ learn this formula and be ready with this formula before I proceed with the next video.